क्या स्किन वॉकर्स सच में होते हैं? क्योंकि तुमने पिछले कई महीनों में इस टॉपिक के बारे में हर जगह देखा होगा, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो या ट्विटर या फिर रेडिट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ना तो सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। एंड अगर तुमने स्किन वॉकर्स रिलेटेड कोई भी पोस्ट या वीडियो देखी होगी तो तुम्हारे मन में एक बात ज़रूर आई होगी, क्या स्किन वॉकर्स सच में रियल होते हैं? और अगर होते हैं तो वो कैसे होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है और क्या वो ह्यूमंस को हार्म करते हैं और क्या वो सच में हम ह्यूमंस के लिए बहुत बड़ा खतरा है? तो इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन हम इस वीडियो में डायरेक्ट ये बात नहीं करेंगे कि वो रियल होते हैं या नहीं, या उनका बिहेवियर कैसा होता है, बल्कि हम इस चीज़ को एक स्टोरी टाइम के ज़रिए समझेंगे। एंड ये स्टोरी जब ख़त्म होगी तो आपके सवालों के जवाब आपके पास होंगे। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ। आप देख रहे हैं द डार्क बाज़ार। हम इसी तरह की हॉरर, क्रीपी और रियल हॉरर स्टोरीज़ लाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो ख़त्म होने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द स्किन वॉकर्स। तो इस बात को समझने के लिए हम एक कहानी सुनने वाले हैं। तो इस कहानी में दो मेन कैरेक्टर होने वाले हैं, एक लड़का और एक लड़की। एक थर्ड कैरेक्टर भी है बट उसका इसमें कोई ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। तो शुरुआत करते हैं हम एज लड़की की तरफ से, जिसका नाम हम स्टोरी के लिए रख देते हैं प्रणीत। तो उस रात प्रणीत के साथ कुछ बहुत अजीब हुआ जब वो घर वापस आ रहा था। एंड ये वही सेम रास्ता था जो वो हर रात यूज़ करता था। तो ये बात है उस दिन की जब वो देर रात तक काम कर रहा था और फाइनली घर जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने अपने कोवर्कर शिवम को बाय कहा और गुड नाइट कहकर बाहर आ गया। उसके घर का रास्ता वहाँ से सिर्फ आधे घंटे का था। वो बस अपनी कार पार्किंग में से निकाल रहा था, तभी उसे एक फ़ोन कॉल आता है। ये फ़ोन कॉल किसी और का नहीं, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड तन्वी का था। और ये उसके लिए काफ़ी अजीब बात थी क्योंकि तन्वी ने उसे करीब 1 साल से कोई कांटेक्ट नहीं किया था जब वो अलग हुए थे उसके बाद से। और अब अचानक से उसने उसे कॉल कर दिया। लेकिन फिर प्रणीत सोच रहा था कि अच्छा हुआ मुझे ये कॉल रास्ते में ज़्यादा दूर जाने से पहले ही आ गया, क्योंकि वो गांव के इलाके में रहता था और वहाँ पर नेटवर्क नहीं आता था। अगर वो वहाँ से निकल जाता तो जब तक वो घर नहीं पहुँचता उसे वो कॉल का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। तो उसने गाड़ी साइड में रोकी और कॉल उठाया। इससे पहले कि वो कॉल पे कुछ कह पाता, उसने तन्वी की आवाज़ सुनी जो घबराहट में डरते हुए कह रही थी, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं किसी और से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे अभी के अभी सिटी के बस स्टेशन से पिक कर लो, जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। वो सच में बहुत डरी हुई लग रही थी। प्रणीत कुछ बोलता उसके पहले ही फ़ोन कट गया। उसने उसे वापस फ़ोन लगाया लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसे हैरानी हुई कि अगर उसे मदद चाहिए थी तो उसने उसे कॉल क्यों किया, क्योंकि अगर कोई अर्जेंट इमरजेंसी थी या वो ख़तरे में है तो उसे पुलिस को कॉल करना चाहिए। लेकिन फिर भी प्रणीत इस बात को इग्नोर करने का रिस्क नहीं ले सकता था। अगर उसे सच में मदद की ज़रूरत थी तो प्रणीत को कुछ करना ही था। तो प्रणीत ने अपनी गाड़ी घुमाई और उस बस स्टैंड की तरफ अपनी गाड़ी भगाते हुए ले जा रहा था, ये उम्मीद करते हुए कि वो वहाँ वक्त पर पहुँच जाए। और जब वो बस स्टेशन की तरफ जा रहा था उसके मन में कई तरह की पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी कि तन्वी के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जो उसे प्रणीत को कॉल करने की ज़रूरत पड़ गई। तो प्रणीत वहाँ पहुँच गया और बस स्टॉप पर उसे ढूंढने लगा जब तक कि वो उसे मिल नहीं गई। वो वहीं पर थी। तन्वी बस स्टॉप पर अकेली बैठी थी। उसने एक बड़ा सा कोट पहना हुआ था लेकिन फिर भी रात की ठंड में काँप रही थी। वो बस एक टेबल पर अकेले बैठी हुई थी और उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो किसी अर्जेंट मुसीबत या परेशानी में थी।
प्रणीत ने गाड़ी बस स्टॉप के किनारे पर रोकी और आवाज़ लगाई, तन्वी, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। प्रणीत को लगा कि शायद उसे शर्म आने लगी होगी कि उससे कोई गलती हो गई है, लेकिन तभी अचानक तन्वी उसकी तरफ मुड़ी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा कंफ्यूज लुक था, जैसे वो अभी कुछ याद करने की कोशिश कर रही है। वो बस खड़ी हुई और धीरे धीरे प्रणीत की गाड़ी की तरफ चल कर आ गई। प्रणीत थोड़ा टेंशन फ्री हो गया था कि वो ठीक है, और जब वो उसके पास आ गई तो उसने उससे पूछ लिया, क्या बात है तन्वी, क्या तुम्हें बस लिफ्ट चाहिए थी? मुझे नहीं पता कि गुरुवार को इतनी रात के समय में सिटी बस मिलेगी या नहीं। और क्या तुम ठीक हो? तुम फ़ोन पर बहुत नर्वस लग रही थी और मैंने वापस कॉल किया तो तुमने फ़ोन उठाया क्यों नहीं? प्रणीत के ये कहने पर भी तन्वी बिल्कुल कंफ्यूज थी। प्रणीत को थोड़ा शक होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। लेकिन उसी टाइम वो मुस्कुराने लग गई, जैसे उसे कुछ ऐसा याद आ गया हो जिससे उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और उसने प्रणीत की तरफ देखा और बोलने लगी कि थैंक यू, मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ कैसे पहुँची, प्लीज़ मुझे घर ले चलो। ये कहकर वो पैसेंजर साइड की गेट पर आई, दरवाज़ा खोला और अंदर आकर बैठ गई। लेकिन प्रणीत ने कुछ अजीब नोटिस किया कि उसके चलने का तरीका काफ़ी अजीब था। ऐसा नहीं था कि वो नशे में थी, वो कुछ अलग था, जैसे वो किसी चीज़ के दर्द में थी। ऐसा लग रहा था कि शायद उसे कहीं चोट लगी है, फिर भी उसके चेहरे पर दर्द का कोई नामो निशान नहीं था। ये सब देखकर प्रणीत थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया और थोड़ा डरने भी लगा। लेकिन प्रणीत ने खुद को समझाया और उस बात को भूलकर ये याद किया कि वो और तन्वी 3 साल एक दूसरे के साथ थे। वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। उसे लगा शायद उसका दिन बुरा रहा होगा या फिर शायद थोड़ी नशे में होगी, लेकिन प्रणीत को उसके आसपास से कोई स्मेल नहीं आ रही थी। प्रणीत नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसने स्माइल किया और तन्वी ने भी उसे एक स्माइल बैक दिया, लेकिन एक अजीब सी स्माइल के साथ, जो आधी मुस्कुराहट थी और आधा दर्द भरा चेहरा। अब प्रणीत ने गाड़ी चलाई एंड उसने उससे पूछा, कहाँ जाना है? लेकिन तन्वी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया उसकी बात का। एंड उसने एक बार और पूछा, तो बताओ तन्वी, कहाँ जाना है हमें? प्रणीत ने उससे पूछा, लेकिन तन्वी को पता नहीं, कुछ तो अजीब हो गया था। वो बस वहाँ बैठी रही, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखती रही, या फिर ये कह लो कि वो उसे घूर रही थी। उसने लगभग 30 सेकंड तक ऐसा ही किया और ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रणीत के आर पार देख रही थी। प्रणीत खुद कंफ्यूज हो गया था, लेकिन उसने एक बार फिर से पूछा, तन्वी, कहाँ जाना है तुम्हें? तुमने मुझे कॉल क्यों लगाया था? एंड इस बात पर तन्वी ने कुछ कहा, ओ, कॉल किया था? मैंने कॉल किया था। वो रुक गई, कंफ्यूज दिख रही थी, लेकिन फिर कहने लगी, घर, मुझे अपने घर ले चलो, मुझे मदद चाहिए। वो ऐसी दिख रही थी जैसे अभी रो पड़ेगी, और उस वक्त प्रणीत के अंदर की हमदर्दी ने उसे ये सोचने ही नहीं दिया कि वो कितनी अजीब हरकतें कर रही थी और कितना अलग तरीके से बात कर रही थी। प्रणीत ने फैसला किया कि वो गाड़ी घर की तरफ मोड़ लेगा और रास्ते में पता करने की कोशिश करेगा कि असल में हो क्या रहा है। तो प्रणीत काफ़ी देर तक गाड़ी चलाता रहा, लेकिन एक बार भी तन्वी ने खुद से उससे कोई बात नहीं की। जब तक प्रणीत उससे कुछ पूछता नहीं, वो बस चुपचाप खामोश बैठी रहती। वो या तो बाहर घूरती रहती या फिर उससे भी बुरा, जब उसे लगता कि प्रणीत उसे नहीं देख रहा तो वो प्रणीत को घूरने लगती। एंड उसका उसे देखने का तरीका बहुत अनकंफर्टेबल कर रहा था। हालांकि उन्होंने इतना वक्त साथ बिताया था, लेकिन आज उसकी जो भी हालत थी और कंडीशन थी, वो प्रणीत को ऐसे देख रही थी जैसे प्रणीत
कोई एलियन है जिसे वो समझने की कोशिश कर रही है। प्रणीत के मन में कई सारे सवाल आने लगे थे, तो उसने तन्वी से पूछना शुरू कर दिया कि असल में आज रात हुआ क्या था तन्वी, क्या प्रॉब्लम है। ये काफ़ी अजीब है कि तुमने इतने समय बाद मुझे कॉल किया। तन्वी ने प्रणीत की तरफ अपनी आंखें की। उसका सर एक तरफ झुका हुआ था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई पक्षी या बर्ड अपने खाने को देखता है। फिर उसने कहा, मुझ पर हमला हुआ था, मुझे पकड़ा गया था, किसी ने मुझे पकड़ा, चोट पहुंचाई। मैं कल मदद ले लूँगी, लेकिन आज रात मुझे बस एक जाना पहचाना चेहरा चाहिए था। प्रणीत ने इस बात पर हाँ में सर मिलाया और रोड पर ध्यान देने लगा। उसने नोटिस किया कि उसने अपना टर्न मिस कर दिया है और प्रणीत को तन्वी को अपने घर ले जाने का डिसीजन बहुत बुरा लग रहा था। उसे बहुत बुरी फीलिंग आ रही थी कि कुछ तो गड़बड़ थी जो तन्वी इस तरह से रिएक्ट कर रही है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए वो थोड़ा नॉर्मल होने लगी। उसने अपना सर पीछे सीट पर रख दिया जैसे वो नींद में सोने वाली है। तो प्रणीत ने सोचा कि शायद उसके सर में कोई चोट लगी होगी जो उसके इस अजीब बिहेवियर का कारण हो सकता है। प्रणीत ने सोचा कि उसे हॉस्पिटल ले जाना सही रहेगा ताकि उसका चेकअप हो सके। तो जब प्रणीत को लगा कि वो सो गई है, तभी कुछ और अजीब हुआ। तन्वी कुछ अजीब सी आवाज़ें निकालने लगी जो बिल्कुल इंसानों जैसी तो नहीं थी, क्योंकि प्रणीत ने कभी भी किसी को इस तरह खर्राटे लेते नहीं सुना था। प्रणीत ने फैसला किया कि वो गाड़ी वापस शहर की तरफ मोड़ेगा और वो तन्वी को या तो हॉस्पिटल ले जाएगा या फिर तन्वी के घर पर छोड़ देगा। एंड तन्वी काफ़ी देर तक उस अजीब तरीके से नींद में रही। कुछ बार तो प्रणीत घबरा गया क्योंकि उसे तन्वी की सांसें सुनाई देना बंद हो गई थी। लेकिन फिर अचानक उसने एक लंबी सांस छोड़ी और वहीं अजीब आवाज़ें वापस आने लगी। तो वो दोनों मेन सिटी में आ गए। जैसे ही प्रणीत मेन सिटी में पहुंचा और उसका नेटवर्क वापस आ गया, उसे एक नहीं बल्कि कई सारे टेक्स्ट मैसेज आए। उसने अपना फ़ोन उठाया और चेक करने लगा कि किसके मैसेज है, लेकिन मैसेज देखकर प्रणीत बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि जब उसने देखा कि ये मैसेज तन्वी की तरफ से थे तो एक पल के लिए उसे लगा कि शायद वो कोई प्रैंक कर रही है जिसमें वो सोने का नाटक कर रही है और वहीं से उसे मैसेज कर रही है। प्रणीत सोच रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकती है जबकि वो उसके बगल में बेहोश पड़ी है। तो प्रणीत ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम की और खाली सड़क पर गाड़ी चलाने लगा। एंड फिर उसने अपना फ़ोन वापस उठाया और मैसेज पढ़ने के लिए खोले और उन मैसेज में जो उसने पढ़ा उससे प्रणीत का दिमाग, दिल और धड़कन सब बिल्कुल बुलेट ट्रेन की स्पीड में दौड़ने लगे। उसका खून जमने लग गया था, क्योंकि पहला मैसेज तब आया था जब उसने तन्वी को पिकअप किया था। एंड उस मैसेज में लिखा था, तुम कहाँ हो, प्लीज़ मुझे मदद की ज़रूरत है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती और तुम्हें लगेगा कि मैं पागल हूँ, लेकिन मैं पुलिस के पास नहीं जा सकती। मुझे बस यहाँ से निकलना है इससे पहले कि वो वापस आ जाए। कोई है जो मेरे पीछे पड़ा है। पहले वो एक पुलिस ऑफिसर जैसा दिख रहा था, मैंने उसे फिर देखा और मुझे छुपना पड़ा। उसने मुझे मारने की कोशिश की और अटैक करने के बाद वो चेंज हो गया। तुम्हें मेरी इस बात का यकीन करना होगा, क्योंकि वो अब मेरे जैसा दिखता है, बिल्कुल मेरे जैसा। यह मैसेज ख़त्म हुआ और प्रणीत ने अगला मैसेज पढ़ा। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया। मुझे तुम यहाँ दिख नहीं रहे हो, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। और इसी के बाद प्रणीत ने आखिरी मैसेज पढ़ा जो बस कुछ मिनट्स पहले आया था। मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे उम्मीद है तुम ठीक हो। मैं माफ़ी चाहती हूँ
मुझे तुम्हें यहाँ आने के लिए कभी कहना ही नहीं चाहिए था। मैं बहुत डर गई थी। बेहतर यही होगा कि तुम दूर रहो, ये सेफ नहीं है। भूल जाओ कि मैंने तुम्हें कभी कॉल किया था। यहाँ मत आना, और अगर तुम मुझे वहाँ इंतज़ार करते हुए देखो तो मुड़ जाना। मुझे पता है ये पागलपन लग रहा है, लेकिन असल में वो मैं नहीं हूँ। इस मैसेज को पढ़ने के बाद प्रणीत ने अपने बगल में सो रही उस चीज़ की तरफ देखा। उसका सर आगे की तरफ झुका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें उसकी पलकों के नीचे फड़फड़ा रही थी। प्रणीत को कोई आइडिया नहीं था कि असल में हो क्या रहा है, लेकिन अगर उसे तन्वी की बात पर यकीन करना था तो उसे ये मानना पड़ता कि उसके बगल में बैठी चीज़ ना सिर्फ तन्वी नहीं है, बल्कि एक वायलेंट स्किन वॉकर है जो तन्वी के भेष में उसके पास में बैठा है। एंड जो भी हो रहा था, एंड प्रणीत को उस चीज़ को अपनी गाड़ी से बाहर निकालना ही था। एंड इसके लिए उसके पास एक आइडिया था। भले ही वो पूरी तरह डरा हुआ था, क्योंकि कभी भी वो स्किन वॉकर उसे मार सकता था, लेकिन फिर भी उसने उस आइडिया को एग्जीक्यूट किया, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। तो प्रणीत ने गाड़ी एक पुराने आउट ऑफ सर्विस गैस स्टेशन पर जाकर रोक दी, और पार्क करते ही वो जाग गई। वो उसी वक्त प्रणीत की तरफ घूमी और उसने अपनी गर्दन को एक ऐसे अजीब एंगल पर स्ट्रेच किया कि हड्डियों को चटकने की आवाज़ आई। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे ज़रा भी दर्द नहीं हो रहा था। उसने प्रणीत से पूछा, क्या हम घर आ गए? मुझे बहुत भूख लगी है। प्रणीत ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और उससे झूठ कहा, हाँ हम आ गए हैं। चलो हम अंदर से तुम्हारे लिए कुछ ले लेते हैं। चलो बाहर आओ, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दिला देता हूँ। एंड इस बात पर उस चीज़ ने प्रणीत को बहुत गौर से देखा, और एक पल के लिए प्रणीत को लगा कि वो उसकी चाल समझ गई है। लेकिन उसका सर एक तरफ झुका और उसने एक अजीब सी मुस्कुराहट दी। वो धीरे से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। वो प्रणीत का इंतज़ार कर रही थी कि वो भी बाहर निकलेगा, लेकिन प्रणीत ने हड़बड़ाहट में दूसरी सीट पर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और लॉक भी लगा दिया। एंड उसी पल वो नकली मुस्कुराहट गायब हो गई और प्रणीत का डर पूरी तरह उस पर हावी हो गया, क्योंकि जो उसके बाद प्रणीत ने देखा वो प्रणीत ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाया। वो स्किन वॉकर गाड़ी के बाहर पागलपन में चिल्ला रही थी। उसका चेहरा अलग अलग इंसानी चेहरों के एक डरावने मिक्स में बदल गया था, और उसके गले से एक ऐसी भयानक आवाज़ निकल रही थी जो ऐसी लग रही थी जैसे एक साथ कई सारे लोग चिल्ला रहे हैं। उसने दरवाजे को इतनी ज़ोर से खींचा कि हैंडल टूट गया और मेटल का एक हिस्सा पूरी तरह मुड़ गया। प्रणीत को डर लग रहा था कि अगर उसने थोड़ी और ताकत लगाई तो वो शायद पूरा दरवाज़ा ही उखाड़ देगी। प्रणीत ने गाड़ी को रिवर्स में डाला और पूरी रफ्तार से पैडल दबा दिया। गाड़ी पीछे गई और उसने गाड़ी घुमाई और वो वहाँ से निकल गया। प्रणीत रियर व्यू मिरर में देख रहा था और उसके होश उड़ गए। जो चीज़ तन्वी जैसी दिख रही थी वो ठीक उसके पीछे थी। गाड़ी की रफ्तार के बराबर स्पीड से वो उसका पीछा कर रही थी। प्रणीत बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसने अपना पूरा पैर एक्सेलरेटर पर दबा कर रखा था और वो बस वहाँ से बचने की कोशिश कर रहा था। उस चीज़ ने कई किलोमीटर तक उसका पीछा किया, इतनी तेज़ी से कि उसे डर लग रहा था कि वो उसे पकड़ ही लेगी। लेकिन एंड में वो उससे बच निकला। उसने खुद को संभालने की कोशिश की ताकि वो एक्सीडेंट ना कर बैठे। वो काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। तो उसने तन्वी को फिर से कॉल किया, लेकिन उसने उसका कॉल नहीं उठाया
लेकिन उसने उसका कॉल नहीं उठाया। उसे डर था कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। वो वापस उस बस स्टॉप पर भी गया था, लेकिन जैसा उसने अपने मैसेज में कहा था वो वहाँ पर नहीं थी। प्रणीत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए आखिरकार वो अपने घर की तरफ चला गया। शहर के चक्कर लगाए और बार बार पीछे मुड़कर देखा ताकि कंफर्म कर सके कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा। वो लगातार तन्वी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका वॉइस मेल फुल हो गया और एक हफ्ते बाद उसे पता चला कि तन्वी मिसिंग है। उसे पता था कि वो जो भी चीज़ थी उसने तन्वी को ढूंढ लिया था। वो बुरी तरह टूट गया था कि वो अब नहीं रही, लेकिन वो इस बात से और ज़्यादा डरा हुआ था कि वो जो भी चीज़ थी उसे पता था कि प्रणीत कौन है। इसलिए उसने वहाँ से कहीं दूर शिफ्ट होने का फ़ैसला कर लिया। वो उस जगह को छोड़कर बहुत दूर चला गया। एंड बाद में भी उसे ये बात का पता नहीं चला कि वो चीज़ क्या थी, वो तन्वी के पास कैसे आई, या फिर तन्वी उसका शिकार कैसे बनी। और वो अब भी उस शहर में बाहर घूम रही है। एंड काफ़ी वक्त बीतने के बाद प्रणीत को लगा कि वो सेफ है। उसे लगा कि उसने उस चीज़ से काफ़ी दूरी बना ली है एंड अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कल रात उसे एक कॉल आता है एंड इस कॉल ने सब कुछ बदल दिया और प्रणीत को मजबूर कर दिया इस स्टोरी को बताने के लिए। तो प्रणीत को एक जाने पहचाने नंबर से मैसेज आया एंड वो मैसेज उसके पुराने कोवर्कर शिवम का था। एंड तभी शिवम का कॉल आ गया। प्रणीत ने फ़ोन उठाया और उसने उससे कहा, क्या हुआ, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? एंड इस बात पर शिवम हंसने लगा। हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने कहा था कि तुम पार्टी में आओगे। मैंने तुम्हें कल रात देखा था, तुम थोड़े नशे में लग रहे थे, पर मुझे लगा कि तुम्हें याद होगा कल तुमने यहाँ आने और सबसे मिलने का वादा किया था। इतना वक्त हो गया है यार। मैं बस याद दिलाना चाहता था कि हर कोई अपनी अपनी ड्रिंक खुद लाए, तो कल मिलते हैं वहाँ। उसने बाय कहा और फ़ोन काट दिया। लेकिन प्रणीत उस फ़ोन को शौक में फ़ोन कान से लगाए खड़ा रहा। कॉल ख़त्म हो चुका था और प्रणीत बिल्कुल चुप था। प्रणीत चुपचाप बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि उसके पुराने घर पर अभी भी ये सब हो रहा है। उसे डर लग रहा था क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। अगर वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे कल देखा था, तो शायद ये वही है। हाँ, ये वही था। उन्होंने मुझे वहाँ देखा होगा, लेकिन वो मैं नहीं, वो चीज़ है जो वापस आ गई थी। वो वही है, वो शिकार कर रही है। प्रणीत सबको कॉल करके बताने की सोच रहा था एंड सोच रहा था कि उसके दोस्तों को उसका यकीन करना होगा। उन्हें पता होना चाहिए कि अगर वो उसे वहाँ देखें तो वो असल में वो नहीं है और वो जगह अब बिल्कुल सेफ नहीं है। तो यस, स्किन वॉकर्स डू एग्जिस्ट, लेकिन उन्हीं लोगों को इस बारे में पता होता है जिनके साथ ये एक्सपीरियंस होता है। सो आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। एंड बात रही बिहेवियर वगैरह की, वो तो आपने इस वीडियो में देख ही लिया। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय श्री महाकाल। एंड वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।